नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उस महान परिवार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने हमारे देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। अगर टाटा परिवार न होता तो आज भारत दुनिया के बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्री में शामिल नहीं होता। टाटा परिवार 19वीं सदी से व्यापार में शामिल है और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया है, जिसमें स्टील मिलों से लेकर होटल और सॉफ्टवेयर कंपनियों तक सब कुछ शामिल है। तो हमारी कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी से। साल 1822 में पारसी समुदाय के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, नसरवान जी टाटा। परिवार के वह प्रथम पुरुष थे जिन्होंने आगे बढ़कर कुछ नया करने की सोची। अंततः उन्होंने व्यापार को अपना कर्म क्षेत्र एवं जीविका का साधन बनाने का डिसीजन लिया। नवसारी एक छोटा कस्बा था, इसलिए 20 साल की उम्र में नसरवान जी टाटा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में वह कॉटन ट्रेड से काफ़ी प्रभावित हुए। समय के साथ उन्होंने खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे सीधे कदमों से आगे बढ़ते रहे। इसी तरह उनकी सोच को भी एक नई दिशा मिली और उन्होंने भविष्य हेतु एक सॉलिड डिसीजन लिया कि अपनी भावी पीढ़ियों को इसी दिशा में अग्रसर करना है। उनका एकलौता पुत्र जमशेद उस समय नवसारी में ही था। 14 वर्ष की उम्र में जमशेद को मुंबई बुला लिया ताकि उनकी सही ढंग से परवरिश हो सके। पारसी परंपरा के अनुसार उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हीराबाई के साथ हो गया था। नसरवान जी अपने बेटे को हायर एजुकेशन प्रदान करना चाहते थे, इसलिए 17 वर्ष की उम्र में उनका एडमिशन एल्फिंस्टन कॉलेज में करवा दिया। जमशेद का एजुकेशन पूरा होने के बाद कहानी में आया एक नया मोड़। साल 1859 में उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब जमशेद को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। जमशेद के लिए यह डिसीजन आसान नहीं था, अपने परिवार के साथ हांगकांग में शिफ्ट होना, क्योंकि यह उस समय की बात है जब पूरे भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। लेकिन हमारे जमशेद में भी पिता की तरह कुछ कर दिखाने की उत्साह था। उन्होंने वहां जाकर फैमिली बिजनेस की एक ब्रांच खोलने का काम किया और अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहे। वहां वे 4 साल तक रहे। साल 1868 में 29 साल की एज में 21,000 रुपए से खुद का एक व्यापारिक फर्म शुरू किया। इसमें उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए उन्होंने टेक्सटाइल क्षेत्र में कदम बढ़ाने की सोची और अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने 1869 में एक पुरानी तेल मिल को खरीद ली और उसे टेक्सटाइल कपड़े निर्माण कारखाने में तब्दील कर दिया। 2 वर्ष बाद उन्होंने कारखाने को अच्छी खासी प्रॉफिट पर एक कपड़े व्यवसायी को बेच दिया। इसी तरह उन्होंने कई फर्में स्थापना की और ढेर सारी मुनाफे कमाए। अपनी इन सफलताओं से उत्साहित होकर साल 1886 में एक डूबते हुए मिल को खरीदने का फैसला किया। इस मिल में भारत के प्रमुख शेयर होल्डर्स भी थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आधार पर इस मिल का नाम स्वदेशी कॉटन मिल रखा। कुछ समय बाद ये मिल प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था और कुछ अफवाहों से इनके शेयर प्राइस भी गिर रहे थे, जिस कारण टाटा का नाम दांव पर लगा था। जब जमशेद जी को बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो वह अपना एम्प्रेस मिल का कुछ शेयर बेचकर पैसे इकट्ठे किए और स्वदेशी कॉटन मिल में झोंक दिया, जिससे शेयर प्राइस बढ़ गया। कुछ समय बाद इस मिल को बड़ी टेक्सटाइल मिल में तब्दील कर दिया गया। प्रोडक्शन बढ़ने के कारण कपड़े का एक्सपोर्ट चीन, कोरिया, जापान तथा मध्य पूर्व के देश में होने लगा। दोस्तों, जमशेद जी के कई क्रांतिकारी सपने थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप करना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल खोलना जिसमें इस जमाने की सारी सुविधा हो, जैसे बिजली, पंखे इत्यादि। लेकिन अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही होटल खोल पाए थे। बाकी प्रोजेक्ट पर उनके डेथ से पहले काम शुरू हो चुका था। फिर बाद में उनके बेटे दोराब जी टाटा ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए रुके हुए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। साल 1940 तक टाटा साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनियां थीं। लेकिन बस ये तो शुरुआत थी। दोराब जी टाटा इस साम्राज्य को 1938 तक संभाला। फिर उसके बाद जमशेद जी के चचेरे भाई के बेटे जहांगीर रतन दादा भाई टाटा, शॉर्ट में हम उसे बुलाते हैं JRD टाटा, ने पूरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया। JRD टाटा पहली भारतीय थे जिन्हें हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला था। टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न अपन भी भारत में एयरलाइन की शुरुआत की जाए। फिर उन्होंने भारत की पहली एयरलाइन साल 1932 में टाटा एयरलाइन की स्थापना की थी, जिसे नेशनलाइजेशन के बाद रिनेम कर दिया गया एयर इंडिया के नाम से। सर JRD टाटा को भारतीय सिविल एविएशन का जनक माना जाता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो आज पूरे देश में लगभग सारी कंपनियों में वर्कर के लिए 8 घंटे की शिफ्ट प्रचलन है, इसकी शुरुआत JRD टाटा ने ही टाटा ग्रुप में की थी। उन्होंने ही सबसे पहले वर्कर के लिए फ्री मेडिकल की सुविधा और PF की घोषणा की थी। JRD ने ही भारत की IAS की तरह
टाटा ग्रुप में लीडरशिप को तराशने के लिए टाटा प्रशासनिक सेवा TAS की शुरुआत की थी। अब होती है हमारे प्यारे सर रतन टाटा की एंट्री। रतन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1962 में भारत लौटे। तब JRD टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने रतन को टाटा स्टील में काम करने के लिए जमशेदपुर भेज दिया ताकि टाटा स्टील के कार्य को अच्छी तरह से समझ सके। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ उन्होंने नीली वर्दी पहनकर अन्य कर्मचारियों की तरह काम किया। साल 1971 में टाटा ग्रुप की एक कंपनी नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बागडोर रतन के हाथ में दे दिया गया, जो कि उस समय लॉस में चल रही थी, जिसे रतन ने अगले 3 सालों में कड़ी मेहनत से बचा लिया और नेल्को के शेयर प्राइस को 2% से 20% तक बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के दौरान इसे इमरजेंसी किया गया। इससे नेल्को के बिजनेस पर वापस एक बुरा असर पड़ा और नेल्को को बंद करना पड़ा। साल 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। फिर आगे चलकर 1977 में रतन टाटा को फिर एक और टाटा ग्रुप की एम्प्रेस मिल को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई, जो कि यह भी बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को बचाने के लिए मैनेजमेंट टीम से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखा था, लेकिन टीम ने इनकार कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद यह मिल भी बंद हो गया। JRD टाटा को पूरा विश्वास हो गया था कि अब रतन उनकी पुश्तौनी साम्राज्य को संभाल सकता है और इसे मुझसे भी आगे ले जा सकता है। 25 मार्च 1991 को JRD टाटा ने एक अनाउंसमेंट किया कि रतन अब टाटा सन्स का अगला उत्तराधिकारी होगा और कुछ समय बाद JRD टाटा अवकाश ग्रहण कर लिया। टाटा पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, लेकिन रतन टाटा ने आम इंडियन के लिए लग्जरियस कार लाने का डिसीजन लिया और उन्होंने 30 दिसंबर 1998 में इंडिगा नाम से एक लग्जरियस कार लॉन्च कर दिया और इनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी टाटा इंडिका फ्लॉप हो गया। और यह देखकर रतन ने अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए ब्रिटिश फोर्ड कंपनी के पास चले गए। कुछ देर मीटिंग के दौरान फोर्ड के चेयरमैन ने रतन से कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुम इतने पैसे इसमें क्यों डाले? हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन को दिल पर लग गई और वह इस डील को कैंसिल कर इंडिया आ गए और इस कंपनी पर जी जान से मेहनत किया। कुछ साल बाद इसका न्यू वर्जन इंडिगा 2 निकाला। कुछ ही समय में यह कंपनी आसमान छूने लगी। इसी दौरान फोर्ड ग्रुप की 2 कंपनी जैगवार और लैंड रोवर लॉस में चल रही थी और दिवालिया के कगार पर थी। उसी समय रतन टाटा ने जाकर उस दोनों कंपनी को खरीद लिया। फोर्ड के चेयरमैन ने उसी पुरानी बात को फिर दोहराया, लेकिन यह वर्ड पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा, आपने हमारे इस कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रतन चाहते तो उसी समय उसको करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं किया। दोस्तों, यही वह गुण है जो सफल और महान इंसान के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए नीचे कमेंट करें।